बाजार बोलता है। इसमें हम बात करते हैं डेली एफआईज डीआईज के डेटा की, और उसमें हम देखते हैं कि एफआईज ने कल क्या किया और आज अ, उसका क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो एफआईज डीआईज के डेटा से शुरू करते हैं। तो कल भी डीआईज ने खरीदारी ही की थी और एफआईज ने बिकवा ली, और 2895 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईज की तरफ से देखने के लिए मिली। वहीं डीआईज की तरफ से 3370 करोड़ रुपए की बाइंग देखने के लिए मिली। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डीआईज अभी तक मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट का हाल किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। तो दुनिया भर की बाजारों में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है आज। डाउ जोन्स में कल करीब 500 पॉइंट का उछाल देखने के लिए मिला। वहीं शंघाई में करीब 1% की तेजी, हैंसेंग में करीब 2.5% की तेजी, निकाई कोस्पी सभी में अच्छा ग्रीन मार्क बना हुआ है। तो एशियन मार्केट से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस पूरी तेजी की वजह भी जानेंगे क्यों ये सारे मार्केट्स आज तेज है। और आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में सफायर करीब 10% ऊपर है। ज्योति सीएनसी करीब 9%, त्रिवेणी टर्बाइन करीब 8%, रूट मोबाइल 7.5%, एंड GRWR हाईटेक का ये एक करीब 6.25% ऊपर है कंपनी, और 4392 रुपए पर ये शेयर चल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो जेन सॉल्यूशन में करीब 10%, आजाद इंजीनियरिंग में करीब 5%, क्राफ्ट्समैन में करीब 4.5%, जुबिलेंट फूड करीब 2.5% नीचे, और ब्लू स्टार करीब 2.25% नीचे। तो कुछ एक काउंटर है जहां पर की थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक ग्लोबल खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल खबरों में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो कंपनियों के लिए टैरिफ को थोड़ा टालने के संकेत दिए हैं, और कनाडा और मैक्सिको पर भी एग्री टैरिफ में राहत देखने के लिए मिल सकती है। विनीत सर, ये डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले फैसला लेते हैं कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं, और दूसरे दिन ही से ही उसमें कुछ ना कुछ टिंकरिंग करनी शुरू कर देते हैं। ये मार्केट को सुकून देना देगा कि इसमें टिंकरिंग होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, अपने फेवर की भी वो बात करेंगे, या इससे यही रहेगा कि एक हैंगओवर है, टैरिफ तो लगने ही है। नहीं, देखिए, उन्होंने तो बात तो की है। जब भी उन्होंने प्रोक्लेम किया है तो उनका प्लान ऑफ एक्शन तो रेडी है। क्या वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या ट्रेड ऑफ होगा, वो तो देखेंगे वो। देखिए, ट्रम्प इज अ रेजोल्यूट मैन। और अगर आपने देखा तो उन्होंने डील ऑफर की थी जेलेंस्की को। जेलेंस्की ने मना किया है, तो अभी वो जब साइन करने को तैयार थे तो अभी ट्रम्प ने बोला है कि हमें और इससे बड़ा डील चाहिए। तो आप देखोगे कि ट्रम्प का पोजीशनिंग काफी अग्रेसिव होता है। एंड हम्म। अगर एंड ही डजंट लाइक यू टू डिनाई हिम। तो हम्म। इंडिया, डिस्पाइट उनके कहने के कि इंडिया का टैरिफ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, उसके हम्म। बावजूद इंडिया को इतना लीवे दिया है उन्होंने। इज प्योरली रिस्पेक्ट फॉर मोदी जी। और उनको पता है कि मोदी जी कुछ वर्कआउट करेंगे। अभी हम्म। सवाल ये आता है कि इंडिया कौन सी चीजों पे रेड लाइन इंडिया की है, और उसके सामने वो क्या क्या ओपन अप करने को तैयार है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो हमें हम्म। लगता है कि ये सारी जो गिव एंड टेक है, उसके उसमें अपने को ज्यादा निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो फाइनल बनेगा ना, उसके ऊपर ही काम हम्म। करना चाहिए। ये जो प्रोज एंड कॉन्स एंड गिव एंड टेक में क्या क्या चलता है हमें नहीं पता रहता है, तो इसमें गैस वर्क करके अपना खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए। आप वेट सर तो कीजिए, देखिए कैसा चलता है, फिर आगे ट्रेंड जी करना चाहिए। सर, तो इंडियन ऑटो कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, मारुति, जिनका कि ग्लोबल में खासतौर से टाटा मोटर्स का काफी बड़ा पेनिट्रेशन है, और जब ग्लोबली इतनी सिचुएशन डिस्टर्ब है, लाइक मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स, इन सभी का ग्लोबल एक्सपोजर है इन कंपनीज का, ऑटो एंसिलरी कंपनीज का। सर, इन पर कैसे रणनीति कैसे बनाए? देखिए, जहां तक ओईएम्स है, मारुति और टाटा मोटर्स, इनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टैरिफ से, क्योंकि वो इंडिया पे टैरिफ नहीं लगे। देखिए, टाटा मोटर्स की जो एक्सपोर्ट है, ये ऑलरेडी टैरिफ लग चुके हैं। इट इज फ्रॉम यूके, जो जेएलआर एक्सपोर्ट होता है। इंडिया से कोई व्हीकल एक्सपोर्ट नहीं होती। मारुति का हम्म। पूरा एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज को है। मारुति स्मॉल कार्स बनाता है, यूएस में ज्यादा उनके एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल रहेगा। तो ओईएम्स को इतना तकलीफ नहीं है।
मुझे लगता है कि ऑटो कंपोनेंट्स पे असर पड़ सकता है, तो ये सारी कंपनीज पे टैरिफ्स देखने पड़ेंगे। बट अगर आप मदरसन सुमी के देखेंगे, इनके ग्लोबल ऑपरेशंस है, ऑलरेडी टैरिफ्स लग चुके हैं विद देयर यूएस ऑपरेशंस, इंडिया ऑपरेशंस भी हम्म, लग सकते हैं, तो इट्स अ पार्शियल बेनिफिट उनको है, या पार्शियल नुकसान आप कह सकते हैं। तो आपको हर एक कंपनी का एनालाइज करके बाद में व्यू बनाना पड़ेगा। ओके। एंड सर, ये जो एग्री एक्सपोर्ट को लेकर बात हो रही है कि कनाडा और मैक्सिको पर एग्री टैरिफ में राहत जल्द मिल सकती है, और दूसरा, आज मैं खबर भी अभी सुबह ही देख रहा था कि इंडिया के साथ भी अमेरिका कह रहा है कि आप अपने टैरिफ्स को कम कीजिए, आप एग्री पर एक बार को छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स कि अमेरिका भी एग्री को लेकर थोड़ा सा बैकफुट पर दिख रहा है। सर, एग्री कंपनीज में क्या करें, जो इंडियन कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं एग्री प्रोडक्ट्स? देखिए, पूरा एग्री ग्लोबल मार्केट का आप समझिए, जब यूक्रेन वॉर हुआ था तभी हम्म, बहुत शॉर्टेज हो गई थी फर्टिलाइजर की, फूड ग्रेन्स की। तभी इंडिया काफी उभर के आया था, क्योंकि इंडिया इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और हम्म, नरेंद्र मोदी एक ही चीज बोलते हैं कि इंडिया इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम्म, इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है। एग्री, अमेरिका ने क्या किया है, उनके एग्री एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई है। इंडियन एग्री एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, उसके ऊपर कोई अभी तक व्यू नहीं है, वो तो जनरल टैरिफ के अंदर आएगा। बट देखा जाएगा तो इंडियन एग्री एक्सपोर्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, ये सब इंडस्ट्रीज काफी अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड। वहां हम्म, पे यूक्रेन का तो निस्ता नाबूद हो चुका है, रशिया पे ईयू ने बैन लगाया हुआ है। तो वहां पे ना ये सारी चीजों में इंडिया इमर्जेस एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्री एग्री फूड प्रोसेसिंग, ये सारी फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। और आपने देखा ही रहेगा कि इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अडानी विल्मार भी काफी अग्रेसिवली ब्रांड्स खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज है ना, विल बी द न्यू फ्लेवर ऑफ द मार्केट। ठीक है। तो एग्री कंपनीज को लेकर सर ने बताया अपना व्यू। सर, एक और इम्पोर्टेंट खबर, चीन ने लगातार तीसरे साल 5% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है। हालांकि लास्ट ईयर उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा था इस टारगेट के आसपास आने के लिए। लगता है कि सर, हालांकि उसमें जो उनके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हम एग्रेसिव साइड पर जा रहे हैं, इंडिकेट किया उन्होंने कि थोड़ा दिक्कत हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर। लगता है कि सर ये 5% का टारगेट चाइना के लिए अचीवेबल है, और अगर है तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा ग्लोबल कमोडिटीज प्राइसेस पर? देखिए, जब भी बड़ी क्राइसिस हुई है, 2001 में, 2008 में, और अभी हम 2020 और अभी 2024, तभी हमेशा पूरे कमोडिटी पैक अच्छी तरह से परफॉर्म किए। तो हमें लगता है कि दिस टाइम इज नो डिफरेंट। एंड कमोडिटी के शेयर विदाउट कॉम्प्रोमाइज सारे बेहतरीन बढ़ेंगे। इसमें नाइल्को, हिंडाल्को और वेदांता को काफी बेनिफिट होएगा। हिंदुस्तान कॉपर, ये चार स्टॉक्स है जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे। सर, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो कि शायद इंडिया के फेवर में होगा, लेकिन ये टेम्परेरीली होगा या परमानेंटली इसका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल अब $70 के नीचे आ गया है, और ब्रांड क्रूड कल हमने देखा कि 69 बैरल के भी नीचे चला गया था, और ये लेवल इनका दिसंबर 2021 के बाद आया। हालांकि WTI क्रूड $65 तक गिरकर आया, लेकिन इसका ये लेवल मई 2023 के बाद आया। दैट मीन्स कि क्रूड कहीं ना कहीं 1 साल और 3 साल के लोस को टेस्ट कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप क्रूड ऑयल और इसका बेनिफिट? हमने देखा कि एचपीसीएल, आईओसी, इन सभी काउंटर पर देखने के लिए भी मिला है। आईओसी 115 से रिकवर होकर 126-27 तक गया, एचपीसीएल 338 तक आ गया, 40 तक आ गया। सर, 295 चल रहा था ये परसों के फ्राइडे के ट्रेड में। ये जो सर्ज आया है, ये परमानेंट रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, या एक्सटेंड होगा, या यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, अभी दो सिचुएशन है। रशियन क्रूड एक सिरे पे, उसके ऊपर प्रोडक्शन पे टैब लगा हुआ है। दूसरी चीज, अमेरिका एक नया प्लेयर उभर के आ रहा है इन द ऑयल मार्केट।
तो उसके चलते हुए आपने देखा रहेगा कि ब्रेंट क्रूड जो हमेशा प्रीमियम में ट्रेड करता था, जो डब्ल्यूटी है, अभी थोड़ा डिस्काउंट में चला गया है। ये रीजन है कि पूरे ओपेक प्लस ने डिसाइड किया है कि ये लोग प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे और प्राइस कंट्रोल नहीं रखेंगे। इसके संकेत आप इससे लगा सकते हैं कि इकोनॉमी सॉफ्ट होते जा रहा है। तो इनको अभी ओपेक थोड़ा बहुत टूट रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत है। लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि ओवरऑल ऑयल मार्केट कमोडिटीज के साथ बढ़ता ही रहेगा, पर ये थोड़ी देर के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो ऑयल में। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन ऑयल की प्राइसिंग क्या रहेगी, वो अमेरिकन प्रोडक्शन जब आएगा बाहर तभी हमें पता लगेगा। अब ये इसमें थोड़ा सा और समय लगने वाला। तो सर मतलब अभी इनमें जो ये जंप आया है, इसमें अभी प्ले किस तरह से करें? आई मीन इस पे प्रॉफिट बुक कर लें या अभी रुक जाए? नहीं नहीं, इसमें आप डेफिनेटली इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, जो काउंटर्स ओके। बेनिफिट करते हैं। सो ऑल रिफाइनिंग काउंटर्स अच्छे चलेंगे। और ओके। और रादर देन प्लेइंग ऑल दी स्टॉक्स, मुझे लगता है कि आपका जो लूप सेगमेंट है वो काफी हम्म। बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और लूप सेगमेंट में हमें कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल हमारा टॉप पिक है, एंड अपार इंडस्ट्रीज, ये सारे प्लेयर अच्छा काम करें। सर ने कुछ कंपनीज बता दी हैं जहां पर कि हमें इसका बेनिफिट भी मिलेगा। इनफैक्ट आज एशियन पेंट्स में भी अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। विनीत सर, ये इसीलिए तो नहीं है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस आ गई हैं वो नीचे आ गई हैं, और क्रूड ऑयल इनका रॉ मटेरियल में की रोल प्ले करता है। इसलिए नहीं, मार्जिन फ्रंट पे चलो राहत मिल जाएगी, क्योंकि एशियन पेंट स्ट्रगल कर रहा था अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, खासतौर से तब जबकि ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियां इस सेगमेंट में एंटर कर चुकी हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे पेंट सेक्टर में, ग्रासिम का प्रोडक्ट है, इज वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट। अगर ओके। हम जिंदाल का पेंट देखेंगे, वो इतना एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या, दो प्लेयर का अटैक था, न्यू प्लेयर्स एंड स्ट्रॉन्ग, वेल वेल कैपिटलाइज प्लेयर्स मार्केट में आ रहे थे। तो इनमें ना थोड़ा बहुत एशियन पेंट को अट्रिशन हुआ है मार्केट शेयर में, और हमने प्राइस करेक्शन भी देखा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रहा है। और दूसरा चीज, ये प्राइस एट्रिशन जो होता था वो भी थोड़ा कहीं पे थम जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो इसके चलते, और आपका अभी ये कमोडिटी का बेनिफिट आ रहा है, तो डेफिनेटली पूरे इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। और एशियन पेंट्स भी वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से एनकरेजमेंट के में बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। एक इम्पॉर्टेंट खबर गोल्ड पर भी है। गोल्ड की कीमतें फिर दोबारा से रिकॉर्ड लेवल्स के पास आ चुकी हैं। करीब लगभग एमसीएक्स पर 86,000 के आसपास तक गोल्ड पहुंच रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी 2900 से 3,000 की रेंज पकड़े हुए। दुनिया में टैरिफ से बढ़ती अनिश्चितता का असर कुछ हद तक हमें देखने को मिला है गोल्ड की कीमतों में। सर क्या कुछ लगता है आपको गोल्ड की प्राइसेस पर, और उसका इम्पैक्ट जो ये गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनियां हैं इन पर क्या होने वाला है? देखिए, गोल्ड लोन कंपनी जो रहती है ना, इनके पास जो गोल्ड गिरवी रखा जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये उसके अगेंस्ट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को विदाउट एनी कॉस्ट एडिशनल मार्जिन दे सकते हैं। और इसके चलते उनका लोन रेशो बढ़ जाता है, और इनके आमदनी भी बढ़ती है उससे। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत है फॉर गोल्ड कंपनीज। सर एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, वो है आरबीआई की तरफ से, जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में डालने जा रहे हैं। लास्ट मंथ हमने इस पर बात भी की थी कि आरबीआई इस तरह की अनाउंसमेंट 1 लाख करोड़ तक की कर सकता है, और ऐसा अनाउंसमेंट आ भी गई है। और अगर हम देखें तो 50-50 हजार करोड़ रुपए 2 ट्रांचेस में डाले जाएंगे। एक 12 मार्च को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 50,000 डाले जाएंगे, दूसरा 18 मार्च को 50,000 डाले जाएंगे। सर 4 मार्च तक हालांकि बैंकिंग सिस्टम में 20,416 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी डेफिसिट था। हालांकि फेब्रवरी एंड में डेटा कुछ 1,30,000 करोड़ के आसपास का था। सर कैसे देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि जो ये एडवांस टैक्स का जो प्रेशर होता है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम में ये डाला जा रहा है,
या इसका परमानेंट बेनिफिट मिलेगा बैंकिंग सिस्टम को? नहीं, ये पार्ट ऑफ द ट्रांच है जो लास्ट टाइम आरबीआई ने अनाउंस किया था कि लिक्विडिटी एनहांसमेंट मेजर्स आएंगे। तो हम्म। उसके चलते एक दूसरा ट्रांच आ रहा है, और उसको कोइंसाइड किया जा रहा है कि जब आपके एडवांस टैक्स में के पेमेंट की वजह से जो थोड़ा सा कमतरता आती है, उसको ब्रिज करने के लिए बनाया गया है। तो ये काफी पॉजिटिव संकेत है, और मुझे लगता है कि दिस कुड बी अ प्रीकर्सर टू द रेट कट विच इज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल। और ये जो हम बात करें ना, 4 अप्रैल की जो डेट आपको बताई मैंने, जो इंडिया टैरिफ डिसाइसिव डेट है, और हम्म। आरबीआई की जो पॉलिसी है, ये दोनों काफी पॉजिटिव संकेत लेके आ सकते हैं मार्केट के लिए। Okay. तो 4 अप्रैल और बाकी आरबीआई की पॉलिसी, ये दो इंपॉर्टेंट संकेत रहेंगे। सर, अभी अगर प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंक्स में से चुनना हो तो किसको चुनना है? नहीं, देखिए, दोनों की खासियत है। उनमें हमें तो एसबीआई बहुत पसंद आता है लार्ज कैप में, एचडीएफसी बैंक, कोटक हमारा टॉप पिक है। और अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखेंगे तो कैनरा बैंक बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने को लगता है, क्योंकि इसके दो आईपीओ इम्पेंडिंग है। और ये दो हम्म। आईपीओ के जो लिक्विडिटी आएगी, उसमें उनकी बुक वैल्यू काफी बढ़ जाएगी उनके लिस्टिंग के बाद। तो हम हम्म। कैनरा बैंक पे काफी ऑप्टिमिस्टिक है, और हमें लगता है ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है सर। स्टील कंपनियों पर आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टील के एक्सपोर्ट को लेकर बातें हो रही है कि इस पर भी टैरिफ जल्दी आ जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन स्टील कंपनियां क्यों चल रही हैं सर? देखिए, इंडिया में स्टील इंपोर्ट्स सिर्फ फ्लैट प्रोडक्ट्स के होते हैं। हम्म। इंडिया से एक्सपोर्ट्स फ्लैट प्रोडक्ट्स के ही होते हैं ज्यादा करके। लॉन्ग्स इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। तो उसके चलते हमें लगता है कि स्टील कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आता रहता है इंडिया में, और पिकअप भी हुआ है, और ओवरऑल स्टेबिलिटी भी आ गई आयरन ओर की प्राइसिंग में। तो हमें हम्म। लगता है कि इसके वजह से स्टील कंपनीज विल बी आउट परफॉर्मिंग, और जैसे मैंने कहा कि दे आर पार्ट ऑफ द लॉन्गर थीम ऑफ कमोडिटी गेनिंग्स। सो मुझे लगता है कि ये एज पार्ट ऑफ द कमोडिटी थीम काफी चीपली वैल्यूड है, और इसमें तेजी होनी चाहिए। टीसीएस और सेल बहुत ही अच्छे लगते हैं। सर, इंडियन आईटी कंपनीज जिसमें कि हमने आफ्टर इलेक्शन ड्रीम रन देखा, आई बिलीव 32,000 से 46,000 तक निफ्टी आईटी चला गया था। अभी वहां से एक तेज रिट्रेसमेंट हुआ है। अब जब ग्लोबल ट्रेड फंसा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो एक हैंगओवर था, वो भी चलता ही जा रहा है। और उसमें भी पहले आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको प्रॉब्लम देगा। जब इंडियन आईटी कंपनीज ने अपने एआई को लेकर अनाउंसमेंट्स करनी शुरू की, इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट बना। उसके बाद डीप सीक आ गया, जहां पर की प्राइसिंग को लेकर एआई की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तब से हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनी संभल नहीं पा रही है। अब दो हैंगओवर है इनके पास, एआई को, एआई प्लस उसका प्राइस को लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि अभी तक चाइना उतना एग्रेसिव नहीं रहा था आईटी सेक्टर में, अब हो रहा है। दूसरा कि ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब है, तो ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब है तो जितना भी एक्सपोजर इंडियन आईटी कंपनीज का है, मोर देन 80 to 90% आईटी कंपनीज का ग्लोबल रेवेन्यू ही आते हैं। तो ऐसे में क्या करें सर इंडियन आईटी कंपनीज पर? देखिए, इंडियन आईटी कंपनीज अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम, टेक, और रेस्ट ऑफ द सेगमेंट से इनको आते हैं। ज्यादा करके बल्कि इनका बीएफएसआई स्पेस से आता है। अभी होने वाला क्या है, अगर अमेरिका में एक दुविधा आने वाली है, जो हम बहुत ही खराब समझते होने वाली है, तो बीएफएसआई स्पेड इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरी चीज है, आपके एआई के बढ़ने वाला है कंट्रीब्यूशन, तो वहां पे भी बॉडीज की कमतरता आती है। तीसरी चीज हम्म। है, आपके जो ईपी 5 है, जो उन्होंने गोल्ड कार्ड बनाया है, उसका इम्पैक्ट भी H1B वीजा पे पड़ेगा। और हम्म। चौथी चीज जो मार्केट में नहीं है, जो फैक्टर्ड इन नहीं है,
कि रूपी लॉन्गर टर्म में अप्रिशिएट होने वाला है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म में वो डिप्रिशिएट हो सकता है, 1992 के लेवल्स तक जा सकता है, लेकिन ओवरऑल आपने देखा रहेगा कि यूएस की जो जीडीपी है वो फोरकास्ट कम किया गया है, नेगेटिव हो गया है। तो जैसे अमेरिकन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, उनको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ क्वांटिटेटिव ईजनिंग को अबैंडन करने वाले, उनको उनकी इकोनॉमी को, डॉलर को डिप्रिशिएट करना है। क्योंकि अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली करना है तो उनको डॉलर को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो उनको कॉम्पिटिटिव होने के लिए डॉलर डेप्रिशिएट होना पड़ेगा। ट्रंप ने अनाउंसमेंट्स भी की है कि युआन और येन, ये दोनों जो डॉलर को पेग्ड है वो गलत है और उनको उनकी करेंसी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दे, क्योंककि उनका एक ही वेपन है, टैरिफ्स। और उन्होंने देखा है कि हिस्टोरिकली, जैसे वो एग्जांपल्स देते रहते हैं कि 1900 के टाइम में यूएस वाज अ वेरी वेरी प्रॉस्परस कंट्री, इनकम टैक्स नहीं था और सब अच्छा चल रहा था, फैमिली वैल्यूज, फैमिलीज और हैप्पीनेस इंडेक्स काफी पॉजिटिव था वो टाइम में। तो अगर उनको वही अमृतकाल उनके कंट्री में लाना है तो उनको अभी डॉलर डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें सर डोनाल्ड ट्रंप हेडविंड्स ऐसा है लगता है फॉर द जैसे, आईटी सेक्टर। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है जैसे इंडिया के मॉडल से काफी ज्यादा प्रभावित है। हमने मेड इन इंडिया बोला था, मेक इन इंडिया बोला था, वो मेक इन अमेरिका बोल रहे हैं। हमने टैरिफ इस तरह से खुले में अनाउंस नहीं किए थे, लेकिन हमने सेफगार्ड ड्यूटी के जरिए बहुत सारे देश हमारे खिलाफ भी हुए थे, हमने साइलेंटली किया था। और हमारा इतना बड़ा ट्रेड है भी नहीं। आई मीन जिस साइज का अमेरिका का जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है। सर ये जो एशियन मार्केट आज थोड़ा रिबाउंड हो रहे हैं, आई मीन इसी वजह से कि थोड़ा सा ग्लोबल ट्रेड उतना डिस्टर्ब नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बैकफुट पर आ रहे हैं, शायद उनको इंडिकेशन मिल रहे हैं। ये किस तरह से लेना चाहिए हम लोगों को? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स अभी डी डॉलराइज नहीं हुए। ग्लोबल मार्केट्स हमेशा सिंक में चलते हैं, तो आप देखोगे कि एसएनपी में उछाल आ गया तो इंडियन मार्केट भी रिबाउंड हो रहे हैं, या एशियन मार्केट्स। बट आप देखोगे ये डेड कैट टाइप ऑफ बाउंस है, जितना एग्रेसिव बाउंस यूएस मार्केट्स में आता है उस तरह से नहीं आता। तो हमें ये जो बाउंस है इसको थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 months, इक्विटी मार्केट्स डीकपल होने वाले हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हर एक मार्केट अपनी ही मस्ती में चलेगा, अपने ही इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फॉलो करेगा। और ये डाइवर्जेंस आपको, मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में आपको ज्यादा नजर आएगा। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि इंडियन मार्केट भी डीकपल हो जाएगा, फिर हमारी एक ग्राफिक्स प्लेट कम बनेगी कि हमें देखना ही नहीं होगा कि एशियन मार्केट का है, अमेरिकन मार्केट का है। हम केवल अपने निफ्टी के ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे। तो जब भी आप एफआई मनी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो आपकी जैसे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक प्रोग्रेस, इंडिया के एक्सपोर्ट्स, यही सब पे चलेगी दुनिया। चलिए बढ़िया सर, 92 से पहले के एरा में हम चले जाएंगे। जो लोग चाहते थे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन डीआईज फ्लो। एफआईज तो निकाल ही रहे हैं और हम अपने ही फ्लो पर चल रहे हैं। लाइक व्हाट हैपेंड इन जापान आफ्टर 1990, आई बिलीव कि वहां पर भी वो डोमेस्टिक फ्लो से ही उन्होंने अपने मार्केट को रिबाउंड किया, एफआईज तो नहीं आए थे। तो सर अच्छी चीज है। विनीत सर, लेकिन कोई टॉपिक है आपके पास कि मतलब यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिकॉज द मार्केट हैज करेक्टेड सो मच कि यहाँ पर अच्छी चीजें कुछ मिल रही होंगी? देखिए, एक रिबाउंड तो आना ही है मार्केट में। अभी वो मार्च के एंड में आता है जब टैक्स सेलिंग बंद होती है, या आगे जाके अप्रैल में आएगा। हमें लगता है कि आप एक 20 to 30% एलोकेशन अभी कर सकते हो, और अगर एक डिप आता है तो आप उसमें ले सकते हो। और अगर डिप नहीं आता है तो आप एवरेजिंग अपवर्ड्स करें, अगर मार्केट अच्छी रहती है। सो वही हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। और जैसे मैंने बताया आपको, बैंकिंग स्टॉक्स,
देखिए, इकोनॉमी ग्रो करनी है तो बैंकिंग ग्रो करनी है। आपके जो पीएसयू बैंक से 0.7 0.6 टाइम्स बुक अवेलेबल है। अगर आप हम्म, देखेंगे प्रीवियस तेजी जो हुई थी मार्केट्स में, वहां पे 1.2 1.3 तक गया था प्राइस टू बुक, मतलब डबलिंग के चांस है ऑन वैल्यूएशन। और अर्निंग्स ग्रोथ हम्म, आएंगी वो तो अलग। तो मुझे हम्म, लगता है कि ये काफी एक नो ब्रेनर ट्रेड है, पीएसयू बैंक्स। एंड आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस। और अपनी कंजम्पशन स्टोरी भी प्ले आउट होगी, तो अगर ऑयल प्राइसेस गिरते जाएंगे तो इंडिया का फिस्कल पोजीशन ईज आउट हो जाती है। अभी गवर्नमेंट हम्म, की तकलीफ क्या है कि उनको वेलफेयर स्कीम्स भी करनी है और ग्रोथ भी करनी है, तो दोनों के बीच में खींचातान होती थी। अगर ऑयल प्राइस गिरेंगे तो वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो हमें लगता है कि एक स्वीट स्पॉट में जा रहे हैं। अगर ऑयल प्राइस बिनाइन रहती है तो हम्म, ये बहुत ही बेहतरीन एटमोस्फेयर है फॉर इंडियाज इकोनॉमी।